हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग पहले डेफिनेशन देखते हैं। मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग? मतलब किसी भी रिसोर्सेज को या चीज़ों को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली अरेंजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज, टास्क एंड अथॉरिटी टू अचीव स्पेसिफिक गोल। यहाँ पे क्या किया जाता है, अलग अलग टास्क को और चीज़ों को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फ्रेमवर्क टू डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं, एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है लोगों की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि organizing is defined as a function of management that involves identifying and grouping tasks, assigning roles and establishing authorities relationship to achieve organizational goal। ये लोगों को उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग क्या करता है, अरेंज करता है। और साथ ही साथ अथॉरिटी के रिलेशनशिप्स के बारे में भी क्या करता है, एक क्लैरिटी देता है कि किसको किसे जाके मतलब एग्जाम्पल है, ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ टास्क, असाइनिंग रोल्स एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ पे ये क्या करते हैं, लोगों के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है और किसको जाके यहाँ पे बताना है। मतलब अरे यार, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली अरेंजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज, टास्क एंड अथॉरिटी टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मतलब लोगों को एक प्रॉपर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। ठीक है, यहाँ पे असाइन करना किसका काम, ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, लोगों की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं और ताकि वो एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सके। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक गाइडेंस की तरह भी होता है जो हमारे किसको किसे रिपोर्ट करना है, अथॉरिटी को किसे किसे जाके रिपोर्ट करना है। ये यहाँ पे ये भी एक रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करता है कि जो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनको हमारे किसको यहाँ पे रिपोर्ट करना है जाके, ये सारी चीजें भी ये करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग टास्क, असाइनिंग रोल्स। यहाँ पे क्या करता है, अलग अलग लोगों को उनके रोल्स को असाइन करता है या फिर टास्क को किस तरीके से मतलब किस इंसान को कौन सा टास्क करना है यहाँ पे। ठीक है, और किसे किसे जाके रिपोर्ट करना है, ये सारी चीजें क्या होता है यहाँ पे होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सबसे पहले आते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जहाँ पे लोगों के रोल्स जो है वो डिसाइडेड होते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड होते हैं पहले से ही। ठीक है, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड ऑफिशियली डिजाइन फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी विद इन एन एंटिटी। यहाँ पे लोगों की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है और पता होता है कि किसे रिपोर्ट करना है, कहाँ जाके। जैसे बैंक देख लेते हैं, बैंक एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जैसे कैशियर का काम है कैश को कलेक्ट करना। ठीक है, चेक बुक्स वगैरह देना, ये सारी चीजें सबके अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल हो गया। बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारे हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में आपस में इंटरैक्शंस होती हैं। तो उस इंटरैक्शन से क्या होता है, एक ग्रुप फॉर्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस नेचुरली विद इन द फॉर्मल स्ट्रक्चर। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बनता है। ठीक है, बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन एंड कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे हम हमारा स्टडी ग्रुप वगैरह बनाते हैं स्कूल में। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग लोगों के ग्रुप बनते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बातचीत करते हैं जिससे सोशल इंटरेक्शंस की वजह से, तो वहां पे क्या हो जाता है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। उसके बाद आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड हायरार्की।
स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि एक मैनेजर एक टाइम पे कितने लोगों को अपने अंडर कंट्रोल कर सकता है और साथ में मैनेज कर सकता है, ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज द नंबर ऑफ पीपल और सबऑर्डिनेट दैट द मैनेजर कैन कंट्रोल एंड मैनेज, कि एक समय पे वो कितने लोगों को हैंडल कर सकता है। जैसे एक क्लास में अगर 30 to 35 बच्चे हैं तो टीचर एक टाइम पे उतने बच्चों को हैंडल कर सकता है, इसीलिए उसको उतने ही बच्चे दिए जाते हैं। अगर उससे ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी उनको हैंडल करना और कंट्रोल करना, ठीक है। The term span of management is also known as span of control and span of supervision. An organization needs to maintain a balance between the number of employees within a team and the number of employees that manager is responsible for taking care of. यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि एक मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉयज को हमें रखना है, ठीक है। ज्यादा हो जाएंगे तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता अगर कोई भी प्रॉब्लम आगे आती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं हर एक इंसान के जो काम करने का तरीका हो वो सेम हो, और ज्यादा लोग दे दिए जाएंगे तो वो सिर्फ उस पे ध्यान नहीं दे पाएगा, उतने लोगों पे जितने लोग उसको जरूरत है उतने ही लोग उसके अंडर रखे जाएंगे, ठीक है। और जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है और ध्यान भी दे सकता है कि हाँ काम सही तरीके से ये लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इट रिलाइज ऑन द टाइप एंड नेचर ऑफ द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये काम के ऊपर डिपेंड करता है कि काम कितने लोगों का है, उतने ही लोग उसके अंदर दिए जाएंगे, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हायरार्की क्या होती है, हायरार्की मतलब लोगों के रोल रैंक के अकॉर्डिंग, उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको प्लेस करना। जैसे जैसे हमने देखा था ना अपना पिरामिड, जिसमें हम टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे ऊपर रहता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट बीच में रहता है, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, किसको किसे रिपोर्ट करना है, कम्युनिकेशन का रिलेशनशिप क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है। थिंक ऑफ अ पिरामिड, एट द टॉप इज द लीडर लाइक सीईओज मेकिंग बिग डिसीजंस, जो सारे पॉलिसीज वगैरह प्लान वगैरह बनाने का काम किसका होता है, वो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। फिर उसके बाद आता है द मिडिल लेयर, मैनेजर हेल्प्स कैरी आउट दोज डिसीजंस, एंड एट द बॉटम आर द वर्कर्स मेकिंग थिंग्स हैपन डेली। यहाँ पे क्या होता है, मिडिल वाले क्या करते हैं, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, और लोअर वाले काम क्या करते हैं, काम को करते हैं, ठीक है। फिर टॉप मिडिल लेवल लोअर, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई है। उसके बाद आता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कितने सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, काम को क्या करते हैं, अलग अलग टास्क में असाइन कर देते हैं, ठीक है, बांट देते हैं काम को। डिवीजन ऑफ वर्क ब्रेक डाउन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क। एक इंसान के ऊपर सारा काम नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, काम को टास्क में बांट देते हैं अलग अलग लोगों के अंदर या अलग अलग मैनेजर्स के अंडर, ठीक है। दिस इंश्योर स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन टास्क एग्जीक्यूशन, ये क्या करता है, इसकी वजह से कोई भी काम में स्पेशलाइजेशन होती है और वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, इफिशिएंट हो जाता है। एक इंसान के ऊपर सारा प्रेशर दे देंगे तो इनएफिशिएंसी अपने आप क्रिएट हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल, असाइनिंग रोल्स सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस टू डिफरेंट टीम। अब एक ही इंसान से हम मार्केटिंग भी नहीं करा, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फिर हमारा फाइनेंस, तीनों काम तो करा नहीं सकते। इसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। प्रोडक्शन का काम क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम होता है, ठीक है। मार्केटिंग का काम क्या होता है, सेल्स वगैरह होता है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से एडवर्टाइज करना है, ये सारी चीजें। फाइनेंस का काम क्या होता है कि रॉ मटेरियल वगैरह में या मैन पावर में हमें कितने सारे पैसे लगेंगे। तो यहाँ पे सबके अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो इससे क्या हो जाता है, टास्क आसान हो जाता है, ठीक है। जब हमने काम को बांट दिया, काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। एक इंसान के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेंगी, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, मतलब काम को उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे, एक ग्रुप में रख देंगे, ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, सिमिलर टास्क आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म डिपार्टमेंट्स और यूनिट, एक तरह का काम एक डिपार्टमेंट या यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है। कॉमन बेसिस फॉर ग्रुपिंग, ग्रुपिंग के लिए क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ती है, फंक्शनल, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन। फंक्शनल जो है ग्रुप बनाने के लिए किस कौन कौन उसमें रहता है, एचआर रहते हैं, मार्केटिंग वाले रहते हैं, ठीक है। मतलब हमें काम क्या है उसके बेसिस पे, ठीक है। मार्केटिंग के लिए हम अलग से डिपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है, उसमें वही लोग रहते हैं जो मतलब एडवर्टाइजिंग, सेल्स वगैरह के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट बेस होता है डिवीजन फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइंस, ज्योग्राफिकल, रीजनल और लोकेशनल, ठीक है, लोकेशन।
फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसको किस चीज की जिम्मेदारी देनी है, ठीक है। एलोकेट स्पेसिफिक टास्क टू इंडिविजुअल और टीम, क्या करना होता है यहाँ पे, कोई एक स्पेसिफिक टास्क या फिर हमारा जो भी गोल है इसको किसी को असाइन कर देना, ठीक है, किसी को काम दे देना, ठीक है, टीम में या फिर किसी इंडिविजुअल को ही। क्लियरली डिफाइन रोल्स, ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशन फॉर ईच पोजीशन, अगर आप किसी को कोई भी जिम्मेदारी दे रहे हो तो उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीजें भी उसको पहले से बता के रखो कि आपकी रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल, असाइनिंग अ टीम लीडर टू ओवरसी मार्केटिंग कैंपेन। अब मार्केटिंग कैंपेन जैसे आप किसी को असाइन कर रहे हो, ठीक है, एक मैनेजर को असाइन कर रहे हो, तो वहां पे उसका काम क्या होगा कि सही तरीके से हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हो रही है, नहीं हो रही, सेल्स कैसी हो रही है, ये सारी चीजें उसको पता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी, ठीक है। उसके बाद आता है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, मतलब यहाँ किसे किसको जाके रिपोर्ट करना है, ये चीज को डिफाइन करना, ठीक है। डिफाइन द हायरार्की एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसे किसको जाके रिपोर्ट करना है, ये रिलेशनशिप पहले से ही क्लियर रखना है। दिस इंश्योर्स क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लियर कम्युनिकेशन और अकाउंटेबिलिटी कि भाई मुझे किससे जाके बात करनी है और किससे जाके रिपोर्ट करना है, यहाँ पे बहुत एक क्लियर वो क्लियर लाइन रहता है, ठीक है। जैसे लोअर वाले को मिडिल वाले को करना रहता है, मिडिल वाले को अपर लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट को करना रहता है, तो यहाँ पे एक चेन फॉलो होती है, ठीक है। एग्जांपल, क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट शोइंग रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे क्या करना होता है, लोगों को ना एक चार्ट बना दो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि किसे किसे जाके रिपोर्ट करना है, ठीक है, काम कोई भी काम के लिए। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंस, ये जरूरी क्यों होता है, ऑर्गेनाइजिंग जरूरी क्यों होता है। इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यहाँ पे क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स ऑप्टिमल एलोकेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल एसेट्स, यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग मेक श्योर करता है कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फाइनेंसेस हो या फिर हमारे फिजिकल एसेट्स हो, ठीक है। क्लैरिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों के काम को एक क्लैरिटी देता है कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज भी होता है। क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस कंफ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट्स अमंग एम्प्लॉइज, इसके हेल्प से क्या होता है, लोगों को ना पता होता है कि उन्हें क्या चीज क्या टास्क परफॉर्म करना है या उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट होते, क्लैरिटी बनी रहती है। स्पेशलाइजेशन, अब हमने क्या किया, काम को ना अलग अलग टास्क में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ऐसे लोगों को ही हम किसी भी पोजीशन पे रखते हैं जहां जिस काम में वो एक्सपर्ट होते हैं, मतलब स्किल्ड होते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोगों की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं। Tasks are divided and grouped based on expertise, allowing individual to focus on areas where they excel. लोगों को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग ही काम दिया जाता है, तो क्या होता है, यहाँ स्पेशलाइजेशन काम को करने का एक बहुत अच्छा तरीका उनके पास होता है। अब कोई टीचर है जो 10 साल से पढ़ा रहा है अकाउंटेंसी, तो वो उस अपनी फील्ड में क्या है, वो एक्सपर्ट है, ठीक है। तो उसके पढ़ाने का तरीका और जो बिगिनर के पढ़ाने का तरीका, दोनों में बहुत फर्क होता है कि वो अपने फील्ड में पहले से ही क्या है, स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, उसको ज्यादा नॉलेज है चीजों की। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, यहाँ पे पहले से ही सबका रिपोर्टिंग फिक्स होता है कि किसे किसे रिपोर्ट करना है, तो कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एंड डिफाइंड वर्कफ्लो रिड्यूस कम्युनिकेशन गैप, जब पता है कि किसे रिपोर्ट करना है तो यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन भी हमारी इंप्रूव होती है। बूस्ट प्रोडक्टिविटी भी यहाँ हमारी बढ़ती है, जब हम स्किल्ड लोगों को उनकी पोजीशन पे रखेंगे जिस काम में वो एक्सपर्ट है, तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी भी अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हायर एफिशिएंसी एंड आउटपुट, जब हमारे रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेट हो रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइज, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हम उनको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमारा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा उसके साथ साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।